अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। एक खतरा मंडला रहा है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी पाकिस्तान में मचे उस हड़कंप की जिसके चलते आधी रात में ही फैसले ले रहा है। कल मैंने आपको बताया था आधी रात में 24 से 36 घंटे में हमला होने का डर सता रहा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पाकिस्तान। अब आधी रात को कौन सा बड़ा फैसला लिया है वो आपको बताती हूं। पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट होने वाला है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? शहबाज शरीफ को हटाकर सेना पूरा कंट्रोल लेने वाली है। कल बीती रात पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत के डर से पाकिस्तान ने यह बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तानी सत्ता पर अब आईएसआई का कब्जा है। जी हां, यह अगर कहूं तो गलत नहीं है, क्योंकि आधी रात को आईएसआई चीफ को कमान सौंप दी गई है। असीम मलिक, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, असीम मलिक को देश का एनएसए बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पाकिस्तान में अब सेना और आईएसआई ही सारे फैसले लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान सरकार में सेना ही अब फैसले लेगी। कोई फैसला शहबाज शरीफ की सरकार नहीं ले सकती है। एनएसए को लगाना, आईएसआई के चीफ को एनएसए बनाने का सीधा मतलब यही है, सेना की सलाह पर ही अब शहबाज शरीफ की सरकार को काम करना होगा। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां पाकिस्तान में भारत के हमले का ऐसा डर है कि सेना सारे फैसले अपने हाथ में ले लेना चाहती है। और तख्ता पलट पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? जितनी बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान कुछ साल पीछे चला गया। एक और क्या बुरा समय पाकिस्तान की सेना ही उस पर लाने वाली है। एक बार फिर से तख्ता पलट होगा पाकिस्तान में। आज महाभारत में इस पर बात कर रही हूं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में बैठा इंडिया का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद सबसे ज्यादा डरा हुआ है। हाफिज की तस्वीरें दिखाइए जरा। हाफिज सईद ये मोस्ट वांटेड आतंकी है, ये सबसे ज्यादा डरा है। सईद पर भारत की नजर है और पाकिस्तान की सेना की उससे ज्यादा नजर है, क्योंकि उसकी पूरी सुरक्षा में तो पाकिस्तान की सेना ही लगी हुई है। पूरा का पूरा बटालियन लगा हुआ है। आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में क्यों कांप रहा है हाफिज सईद, क्यों डरा हुआ है हाफिज सईद, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की सेना क्यों डरी हुई है। जरा चलाइए। हाफिज का खात्मा तय है, यह मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरे में है। पाकिस्तान ने बढ़ा दी है हाफिज की सुरक्षा। लाहौर के जौहर टाउन में इसका ठिकाना है, ये सब जानते हैं। 4 लेयर की सिक्योरिटी में हाफिज का घर रहता है और हाफिज सईद घर के बाहर पाकिस्तान आर्मी के जवान भी रहते हैं। अब हाफिज सईद घर में है या जेल में है, ये पाकिस्तान की सेना जाने, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए उसे जेल में रखा गया है। लेकिन कहा जाता है कि उसका एक मूवमेंट जेल से बाहर होता रहता है। सुरक्षा में एसएसजी के पूर्व कमांडोज तैनात हैं हाफिज सईद के, और आईएसआई और लश्कर ने भी इसे एक्स्ट्रा सुरक्षा दे रखी है। अब भारत के हमले से इतना डर है कि उस सुरक्षा में दिनों दिन इजाफा ही हो रहा है। 1 किलोमीटर के दायरे में कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है। सोचिए, इतनी हाईटेक सिक्योरिटी एक आतंकवादी को दे रखी है, क्योंकि वो एक सरगना बन चुका है और पाकिस्तानी सेना में उसका हस्तक्षेप है। 4 किलोमीटर तक सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। अब डर ये लग रहा है कि हाफिज को निशाना ना बना लिया जाए। हाफिज के घर के बाहर बंकर बने हुए हैं। जैसे सेना निगरानी करती है चौकियों की, पोस्ट की, वैसे हाफिज के घर की निगरानी होती है। हाफिज की जान बचाने के लिए ये बंकर बने हुए हैं और हाउस नंबर 116E यहीं पर रहता है हाफिज सईद। लेकिन जैसा मैंने कहा, हाफिज को कोट लखपत जेल से निकालकर बहावलपुर जेल में रखने की भी खबर है, क्योंकि ये वहां की हाई सिक्योरिटी जेल्स हैं और इससे ज्यादा सुरक्षा एक आतंकी को कहां मिलेगी, तो सुरक्षा के लिए आतंकी को रखा है, यह भी खबर है। यह मैं आपको बता रही हूं किस तरह से पाकिस्तान में यह हड़कंप है। इसी के साथ साथ आज आपको पाकिस्तान की एक शर्मनाक करतूत दिखा रही हूं।
ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सबसे शर्मनाक चेहरा दिखाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, जिन्हें भारत वापस भेज रहा है। ये आज अटारी बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन वाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने इनके लिए खोला नहीं, इन्हें वापस जाने के लिए कहा। अपने ही लोगों को पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर रहा है। ये लोग वहां रो रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान लेना नहीं चाहता है। भारत से पाकिस्तानियों को हटाया जाएगा, यह फैसला पहले दिन ले लिया गया, लेकिन इनके लिए पाकिस्तान ने ही दरवाजे बंद कर दिए हैं। यह वही तस्वीर है जो कारगिल युद्ध में सामने आई थी, जहां मौत भी नहीं स्वीकारी थी। जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे कारगिल युद्ध में, उनके शव तक नहीं स्वीकारे थे। न मारे गए लोगों को स्वीकार करता है, न अपने जिंदा लोगों को स्वीकार कर रहा है पाकिस्तान। यह हकीकत है, यह शर्मनाक तस्वीर पाकिस्तान की है। यह मैं आज आपको दिखाना चाहती हूं, इस पर भी आज बात करूंगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान है। जरा दिखाइए। आतंक के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़नी है। पहलगाम के आतंकियों का हिसाब तो होगा, यह कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आतंकी हमले के गुनहगार बचने वाले नहीं हैं। किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों का नामो निशान मिटा देंगे, यह कह रहे हैं गृह मंत्री। चुन चुन कर मारेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक ऐसा समय जब पाकिस्तान में यही डर है कि भारत हमला कब कर देगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं चुन चुन कर मारेंगे। ये उनका बयान पाकिस्तान को डराने वाला है। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर महाभारत। पाकिस्तान में फिर एक बार तख्ता पलट होने वाला है। पाकिस्तान में अब सेना और आईएसआई लेगी हर फैसला। क्या कोई फैसला नहीं ले सकेगा शहबाज शरीफ? पाकिस्तान में रातों रात आईएसआई चीफ असीम मलिक को एनएसए नियुक्त कर दिया गया। अब सरकार का हर फैसला आईएसआई और सेना ही लेगी। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ की कमान संभालते ही आर्मी का दबदबा बढ़ गया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को भारत सरकार और भारत की फौज का डर सता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में शहबाज का पत्ता कटता दिख रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आसिम मुनीर कहां है? जब से पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है, जनरल मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स पर चर्चा है कि मुनीर कहां है। इन सब के बीच आज जो तस्वीर सामने आई वो आतंक परस्त पाकिस्तान के दिखावे वाले मंसूबे का भांडाफोड़ करने के लिए काफी है। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को लेने से इनकार कर दिया। और ये अपने आप में पाकिस्तान की जो बेशर्मी है वो सामने आ रही है कि अपने मुल्क के लोग जो 45 दिन पहले आए थे वो 3-4 दिन में तो वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें अब अपने मुल्क में ही वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के ही हुक्मरान सरकार, वहाँ की सेना आपको पहचाने से इनकार कर रहे हैं। हम अपील ही कर सकते हैं और क्या करें, हम अपील करते हैं हमें ले लें। अंदर जाऊंगी, मैं बहुत बंग आ गई हूँ। मैं 6 बजे से यहाँ परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे बच्चे गर्मी में बहुत परेशान हैं, मेरी बच्चियाँ वहाँ रो रही हैं। मैं किसके सहारे छोड़ूँ किसको? मुझे नहीं पता। मेरी बच्चियों के लिए ये गेट खुलवाए, मुझे यहाँ अंदर जाना। पाकिस्तान से अपील है, खोलो गेट और हम इनको जाने दो। शादीशुदा हैं, 2 बच्चे सुबह से कैसे रो रहे हैं बच्चे। ये वही पाकिस्तान है जिसने कारगिल युद्ध में अपने सैनिकों के शव को पहचानने से मना कर दिया था और न ही उनके शव वापस लिए थे। तब भी भारतीय सैनिकों ने अपनी जमीन पर पाकिस्तानी सैनिकों को दफनाया था। इस वक्त पाकिस्तान में डर का माहौल, डर ऐसा कि पाकिस्तानी इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर से पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि भारत की मिसाइल ने अपने टारगेट लॉक कर लिए।
और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, आप देख रहे हैं मेजर जनरल सिवाच को, आप देख रहे हैं एनके सूद साहब को, पूर्व रॉ के अधिकारी हैं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान से आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजा अनीस जुड़े हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान से हमारे साथ। लेकिन मैं बड़ी खबर जरा बता दूं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी है, भारत के साथ तनाव कम करने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई है। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, इससे पहले उनके रक्षा मंत्री एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप करें। शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस में डायरेक्टर जनरल से बात कर चुके हैं कि भारत को रोके, और अब डोनाल्ड ट्रंप से गुहार अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं भारत को रोकने के लिए। यह खबर आ रही है। मैं एक बार जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, सीधे शुरुआत करती हूं। आरजू आपके साथ आ रही हूं, जरा सबको स्क्रीन पर ले लीजिए। आरजू, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये शहबाज शरीफ डायरेक्टर जनरल से फोन पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस में, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगा चुके हैं, अब भी गुहार लगा रहे। किस बात की गुहार है ये? किस चीज की गुहार है भाई? आप तो वहां पर बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, हम तो न्यूक्लियर बम लेकर बैठे हैं, हम तो इसको चला देंगे, तो ये क्या बात है? नहीं, देखें, जो भी गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान की, वो इस सिचुएशन को बेहतर करने की या रोकने की तो कोशिश करेगी। अगर ये लग रहा है कि भारत अटैक कर देगा या यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो डेफिनेटली जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें कि अमेरिका शामिल है, तो उससे तो पाकिस्तान बात करेगा ही, और करनी भी चाहिए, इसलिए कि किसी का फायदा नहीं है इस तरह की अगर अटैक एक दूसरे के ऊपर किए जाएंगे। पाकिस्तान उस आतंकी हमले में फायदा था क्या? आतंकी हमले से किसका फायदा था? लोगों को, मासूमों को मारने में किसका फायदा था आरजू? किसी का नहीं था, किसी का नहीं था। बात ही नहीं रही। अब मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, उस अटैक को बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और अभी भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इन्वेस्टिगेशन में जो हिस्सा लेने की बात की गई है वो भी है, लेकिन साथ साथ जाहिर है कि यहाँ पर एक टेंशन का माहौल तो है, तो उस वजह से शायद अमेरिका से और दूसरी कंट्रीज से बात करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस वॉर को या इस लड़ाई झगड़े को, अटैक्स को रोका जा सके मजीद बढ़ने से। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रही हैं कि ये जो तनाव है इसे रोका जाए। ये तनाव रोकने की अगर कोशिश करनी थी तो पहले आतंकियों को कंट्रोल करना चाहिए था। मेजर जनरल से बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आरजू जो कह रही हैं, ये गुहार लगाने का मतलब क्या है सर? अब यूएन जाने का दौड़ लगा रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशंस दौड़ लगा रहे हैं, आप अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने, वहां पर जो पाकिस्तान के राजनयिक हैं वो कह रहे हैं डी एस्केलेट कराइए। एस्केलेशन आप करें, डी एस्केलेट अमेरिका करें। हाँ देखो, सुचेता सच्चाई ये है, पाकिस्तान एक सब सेंटर्ड टेररिज्म और आतंकवाद को पैदा करता है, पोसता है और फिर भारत में भेजता है। ये सच्चाई है कि आप जो आतंकवाद की घटना जो की वो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने कराई। आज से हमने 35 बार इनको डोजर भेजा था, जो हमारा 26/11 हुआ था, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? ये एक प्रकार सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। ये एक प्रकार से इनकी जो वो कह सकते हैं ट्रिक है कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेंगे, एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। वो टाइम चला गया, अभी ये कोई शक और सवाल का नहीं है। ये पाकिस्तान की आईएसआई ने कराया, ये पाकिस्तान की आर्मी ने कराया। देखो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में अभी भी जो टॉप उसमें से 87 वो हैं जिनकी रूट्स या वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और ये आतंकवाद की बात करते हो, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने इनको अगवा भी किया था कि अगर आप आतंकवादी पालेंगे और आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये कहते हैं हम भी विक्टिम है टेररिज्म के, तो हम तो आतंकवाद पाते हैं नहीं। मगर ये सच्चाई है कि ये जो आतंकवादी भारत की तरफ भेजते हैं उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद, और जो आतंकवादी इनको मारते हैं तरीके वो टेररिस्टों में फर्क करते हैं, गुड और बैड टेररिस्ट में। तो सच्चाई है, इसमें शक क्या है कि पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान की आईएसआई ने करा। और अभी नहीं आपने उड़ी शक के बाद नहीं है, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए अब वहां एक टेक ओवर भी हो रहा है।
जो आईएसआई के चीफ को सर, आईएसआई चीफ को जो एक एडवाइजर बना दिया, जिसका सीधा मतलब यह है शहबाज शरीफ आप पीछे बैठिए, आपका कोई रोल नहीं है, अब देश को हम चलाने वाले हैं, सारे फैसले हम लेंगे, इसका सीधा मतलब यह है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बात की है और राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव के बीच यह बातचीत हुई है। अब आप देख लीजिए कि लगातार जब से हमला हुआ है हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन हैं, क्योंकि अलग अलग देशों के राजनयिक हो, वहां के राष्ट्राध्यक्ष हो, वहां के नेता हो, वो लगातार बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई ने बात की है और अब यह खबर आ रही है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मैं बता दूं, मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, मेजर समरपाल तूर स्टूडियो में हैं। मैं सीधे ये पूछूंगी, मेजर जनरल पहले आपसे पूछ रही हूं, ये जो एक तस्वीर अभी सामने आई है, रक्षा मंत्री ने बात की है, ये हमारे चैनल्स लगातार ऑन है और हम बात कर रहे हैं ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का रोल क्या है, वो बात कर रहे हैं डीएस्केलेट कराने के लिए। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। आप सोचिए कि वहां पर डर का आलम क्या है कि ये डीएस्केलेशन हो रहा है, जबकि वहां पर तो अभी इस वक्त एक तख्ता पलट वाली तस्वीर आ रही है। देखिए, बहुत साफ है जिस तरीके से भारत के डिप्लोमेटिक चैनल्स चल रहे हैं, वर्ल्ड को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो घटना हुई है, टेररिस्ट अटैक 22 अप्रैल का, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और एक मूसा करके एक बंदे की इंफॉर्मेशन आई थी, उसका स्केच भी बना है, वो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का हिस्सा था। और जिस टाइप के हथियार, अब एक नॉर्मल जो अगर आप बोलते हैं कि ये लोकल्स हैं, लोकल्स के पास अमेरिकन हथियार कहाँ से आ गए? Yes. लोकल्स के पास इस टाइप की आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, आपके पास सैटेलाइट फोन चाइना का, लोकल्स के पास कहां से आ गया? और आप हमसे सबूत मांगने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. सबूत आपके सामने है और हम अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से, सिक्योरिटी काउंसिल से हम उनको बोल रहे हैं पाकिस्तान का नाम स्टेटमेंट में डालो। यस, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम स्टेटमेंट में डालो। और वो हटा रहे हैं सर, वो हटा रहे हैं अब उनका नाम, वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हटाने के लिए कर रहे हैं। मेजर तूर, मैं अब ये बड़ा क्लियर है कि वहां पर एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। मैं पहले तो आपसे इस बात पर पूछूंगी क्योंकि पाकिस्तान से जो मेहमान है उनके पास मैं जाऊं। मेजर तूर, जरा ये बताइए कि यहां जो हो रहा है, वहां आईएसआई चीफ ने जो टेक ओवर कर लिया एनएसए के रूप में, इसका सीधा मतलब पाकिस्तान में एक तरह का तख्ता पलट है। ये मान लीजिए आप कि पाकिस्तान में अब फैसले ये लेंगे। ये तो अब इन्होंने एक वो चादर डाल दी है कि बेसिकली डेमोक्रेसी खत्म है। शहबाज शरीफ को पता है और इसलिए वो खुद अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसके आगे कोई विकल्प है नहीं। और जितनी भी फायर फाइटिंग अब हो सकती है, अब ये अमेरिका के पास जाके पैर पड़ रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इनके हाथों पे अमरीकियों का भी खून है। दे हैव अमेरिकन ब्लड ऑन देयर हैंड्स। और ये आईएसआई की वजह से हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने नेटो की कॉन्वॉइस पे हमले करवाए थे जब अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, तो आईएसआई ने इतने धोखे दे दे के उन्होंने अमरीकियों को मरवाया, यूके के सोल्जर्स को मरवाया, कैनेडियन सोल्जर्स कैजुअल्टी हुए। तो देखे, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड सपोर्ट आने वाला है और अमेरिका भी इसमें नहीं दखल देगा, बल्कि वो तो डीन्यूक्लियराइजेशन की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कैसे किया जाए। आप ये बोल रहे हैं। और देखिए कर्नल सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये जो खबर है, ये तख्ता पलट वाली, ये अपने आप में दिखाती है, अपने आप में दिखा रही है कि वहां एक हड़कंप है और ये फैसले अब वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एक बड़ी खबर अपने ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को लेने से कैसे इनकार कर रहा है। सुबह से पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर नहीं खोला है। जो हिंदुस्तानी हैं, जो यहाँ हिंदुस्तान में जो रह रहे थे पाकिस्तानी, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने बॉर्डर क्लोज कर दिया है और वो ले नहीं रहे हैं अपने ही लोगों को। ये ठीक उसी तरह की तस्वीर है, जरा दोनों तस्वीरें चला दीजिए। ठीक उसी तरह की तस्वीर है जो हमने कारगिल में देखी थी। अपने सैनिकों के शव जो देश नहीं ले रहा है, वो यहां पर देखिए कैसे अपने लोगों को भी लेने से बॉर्डर बंद कर रहा है। इसमें कोई हैरानी है आपको कर्नल सिंह? ये हमने कारगिल में तस्वीरें देखी हैं, कैसे अपने लोगों को नहीं लिया
जय हिंद, नमस्कार। अगर आप मुझे 5 सेकंड दें। समर, मैं बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन करूंगा आपके स्टेटमेंट पर, क्योंकि पाकिस्तानी बुरा मान जाएंगे। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। खत्म तो जब होगी जब कि डेमोक्रेसी हो। आरजू बुरा मान जाएगी, पहली बात। और आरजू की मैं बात सुन रहा था। आरजू जी, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट कि आप अच्छा बोलती हैं, साफ बोलती हैं। आपने फिर बात करी कि जांच होनी चाहिए। आपने जांच क्यों नहीं करी? आप अपनी कंट्री में जांच क्यों नहीं कर रहे इस बात की कि कितना इन्वॉल्वमेंट है? आपको हम क्या दें? कौन सा प्रूफ दें? आपके मिनिस्टर का प्रूफ दें कि 30 साल से आप टेररिज्म कर रहे हैं? आप बता दीजिए। आपके पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है कि अगली अजान जो है वो हमारा आर्मी चीफ देगा, मुनीर देगा। ये प्रूफ नहीं, ये आपके यहाँ के प्रूफ है, मेरे को देने की क्या जरूरत है? आपके संसद में अर्नब गोस्वामी का नाम क्यों आ रहा है? आप बता दीजिए। आपके बिलावल भुट्टो क्या बोल रहे हैं? खून की नदियां बहेंगी। ये टेररिस्ट लैंग्वेज नहीं है, ये प्रूफ नहीं है। देखो आरजू जी, मैं आपको एक बार पहले भी जज बना चुका हूं, आज नहीं बनाऊंगा। मैं कहूंगा किसी पाकिस्तानी को जो निष्पक्ष हो, जो आज जांच की बात कर रहे हैं, आप जांच करके देखिए ना, कहां पर है टेररिज्म, क्यों नहीं, और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, आप ये बता दीजिए। आप हाफिज सईद को और मसूद को बार बार जगह चेंज क्यों करा रहे हैं? मतलब कोई रीजन होगा, बीमार है, क्या है? क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट? और एक बात बताइए, हमारे बिना डिक्लेयर किए हुए वॉर आपने अपने आप डिक्लेयर कर अमेरिका के पास चले गए। और ये कौन सा अमेरिका है जिसको आप पिछले 2 दिन से गालियां दे रहे थे कि अमेरिका तो बिका हुआ है, ये अमेरिका किसी का अपना नहीं है, जब से आपका अपना। देखिए, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि आप जब टेररिज्म को टेररिज्म मानते ही नहीं हो तो फिर किया क्या जाए? सर, मैं एक चीज बता दूं, राजा अनीस भी जुड़े हुए हैं। राजा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मेरी आप जी, मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूं कि यहां पर जो अभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम हटाया गया और उस कंडेमनेशन लेटर से यूनाइटेड नेशंस के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डालकर कि भाई टीआरएफ का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हम आतंकियों के साथ हैं, हम आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी मैं जरा बता देती हूं और उसके बाद आ रही हूं आपके पास कि अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं। सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में भी उन्हें, क्योंकि यहां पर रह चुके हैं वो, पाकिस्तान के राजनयिक। जरा ये बताइए उनका कबूलनामा। बासित ने पहलगाम हमले का सच कैसे स्वीकारा है? कश्मीर के कारण पहलगाम हमला हुआ, ये अब्दुल बासित कह रहे हैं। जरा मुझे चलाना है इस खबर को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, अब्दुल बासित का ये शर्मनाक कबूलनामा है। अब देखिए एक साथ क्या क्या हो रहा है। एक तरफ आईएसआई टेक ओवर कर रही है, दूसरी तरफ ऐसे बयान, टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन को समर्थन देना, उसका नाम हटवाना। और ये खबर जो मैं अभी बता रही हूं, जरा अब्दुल बासित का बयान चलाएंगे। अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं? अब्दुल बासित कह रहे हैं कि पुलवामा का हमला इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है, जब तक कश्मीर रहेगा, ये कह रहे हैं वो। देखिए, पहलगाम पर शर्मनाक कबूलनामा सामने आया है। जब तक कश्मीर का मुद्दा रहेगा शांति नहीं हो सकती है, ये अब्दुल बासित का कहना है। जब तक कश्मीर का मुद्दा रहेगा, यानी एक तरह से आप कबूल रहे हैं ना कि इसी की वजह से ये आतंकी हमला हुआ है। तो इसका मतलब हमारी तरफ नहीं, इसका मतलब हमारी तरफ से भी शांति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी। आप सीधे सीधे बात कर रहे हो, टिट फॉर टैट वाली बात। तो आरजू बिटिया को क्यों बीच में मार रहे हो आप कि वो बोल रही है कि आप जांच करवा लीजिए? आरजू को क्यों बेचारी को झूठा करवा रहे हो? सीधे मान रहे हैं। ये इससे पूछो, बड़ा कबूलनामा क्या होगा भाई? राजा साहब जरा बताइए, इससे बड़ा कबूलनामा क्या है? वो कह रहे कश्मीर की वजह से हुआ है आतंकी हमला, जब तक कश्मीर होगा शांति नहीं रहेगी। लीजिए बात राजा जी, एक तो बातों का जवाब जो मेरे दोस्तों ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई अस्पताल में दाखिल हो गए, आईएसआई ने टेक ओवर कर लिया है। आप लोग पता नहीं कहां से खबरें लेकर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, अपने ऑफिस में, अपने घर पे अपना काम आपके पास पैसे हैं बिजली के बिल देने के, आपको कहां खबर हो? ये पता नहीं आप लोग फॉर्म में क्यों आती है? अंधेरे में बैठे हुए, आपने बिल्कुल सही कहा मेजर तू। वो देखिए अंधेरे में बैठे नहीं है, वो आईआर कैमरा ऑन है। भाई आपके हमला हुआ है, आप सबूत देंगे, आवाज नहीं आ रही। आपने इल्जाम लगाया है। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, एक चीज मैं बड़ा क्लियरली बता रही हूँ कि आपके यहाँ पे बत्ती गुल है, आपके यहाँ बत्ती गुल है, आपकी चेहरा हमें ढंग से नजर नहीं आ रहा, अंधेरे में आप। पहली बात। दूसरी बात, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, तो आप लोगों के यहाँ सिग्नल की भी दिक्कत है। आपको इस सब के बीच आप हकीकत कबूलना ही नहीं चाहते हैं। एनएसए किसको बनाया है? अच्छा, आप अपने एनएसए का नाम बताइए। बस अपने एनएसए का नाम बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आप अपने एनएसए का नाम बताएं। अब जनाब जी, राजा अनीस मेरा नाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर बारे सबूत है, आपने इल्जाम लगाया है कि
ओ भाई एनएसए कौन है? सवाल सीधा पूछा है समर ने। एनएसए कौन है? एनएसए कौन है? सवाल का जवाब दीजिए। आपका एनएसए कौन है? क्योंकि वो आईएसआई का नहीं है आपके हिसाब से। आप सिर्फ ये बताइए एनएसए कौन है, बस पहला ये बता दीजिए, एक लाइन, एक शब्द, नाम बता दीजिए। एनएसए कौन है आपका? चलिए, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। वो जवाब नहीं देंगे। इनके गले सूखे हुए हैं, जवाब नहीं देंगे। इनकी आवाज हलक में रुक रही है, चोक हो गया इनका। नहीं सर, और वो गला चोक होने का समय भी है, गला चोक होने का समय भी है। पानी दिखा रहे हैं। इट इज माई ऑफर। गला चोक हो रहा है, हम दोनों ये भाई इसीलिए हो रहा है, पानी के लिए इसीलिए हो रहा है। हुमायूं साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैं सुन रहा हूँ जी हुमायूं जी, मैंने ये सिर्फ पूछा है कि आप लोगों के यहाँ पर आईएसआई चीफ जो है उनको एनएसए बना दिए। रात रात को आप लोग जाग कर क्यों कर रहे हैं ये सब? एक रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके सूचना मंत्री के भाई हमला होने वाला है 24 घंटे में, उसके अगली रात ही फैसला लिया जाता है कि आईएसआई चीफ एनएसए बना दिए जाएंगे। देखिए, जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं उनके बकौल पाकिस्तान के पास बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, तो उसके जवाब में पाकिस्तान दफा का हक रखता है। अगर उसने अपने डीजी आईएसआई को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर मुतय्यन किया है तो इसमें इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान जाहिर बात है अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए वो उन्होंने उसको जो डीजी आईएसआई है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया है। जनाब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा हक मैं बताता हूँ आपने उन्हें क्यों नियुक्त किया गया है। पहली चीज तो ये आपका एसेट है, ऊपर से डीजी आईएसआई को एनएसए इसलिए बना दिया गया है, अब खुलेआम ओपनली आतंकवादी तंजीमों को भी अब आदेश दिए जाएंगे थ्रू ऑफिशियल चैनल कि क्या करना है पाकिस्तान की फौज की कार्रवाई के साथ साथ। तो बेसिकली आपने जो अंडरग्राउंड और छुप छुप के पहले जो आप ऑर्डर देते थे तंजीमों को, अब आप ऑफिशियली खुलेआम ऑर्डर देंगे। बेसिकली आपका जो रिस्ट्रिक्शन था कम्युनिकेशन पे और छुपाव में रहना, ओपनली नहीं बोलना, वो अब आपने रद्द कर दिया है। अब खुलेआम आतंकवाद का आप उनके साथ हाथ में हाथ डाल के ऑपरेशंस को अंजाम दोगे। और मैं तो हैरान हूं कि पीटीआई और आप जैसे जो मैच्योर पाकिस्तानी है, आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं उनका फ्रेम भी छोटा हो। और चलो आप ये भी बताएं, आप ये भी बताएं कि यही क्यों टाइम सिलेक्ट किया, यही क्यों टाइम सिलेक्ट किया है इनको इतनी। देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो जब आपको पता है कि खतरा बिल्कुल सर के ऊपर है, आप हैंडिंग टेकिंग ओवर कितनी देर में करोगे? रातों रात तो होता नहीं, ये होता है जब माहौल ठीक हो या फिर थोड़ा एनालिसिस हो कि कुछ आने वाला है। ये तो अब सब कुछ आ चुका है आपके सर के ऊपर, तो अब कहां जाओगे? समर, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है इनका एनएसए का चेंज करने का। क्योंकि ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को कोई स्पेस नहीं देना चाहता पीस के लिए। ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को कोई स्पेस नहीं दे रहे। आप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के पास जा रहा है कि भारत को रोके, ये कोई स्पेस आपको नहीं देना चाहता आपका चीफ, और आपको अपने चीफ को समझना चाहिए। ये पाकिस्तान को धकेल रहा है एक ऐसी सिचुएशन में कि इट विल बी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर पाकिस्तान। आपका पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, देखना आप। और उसका रिस्पॉन्सिबल होगा जनरल मुनीर, और इसीलिए उसने अपना एनएसए वहां पे लगाया है, बिकॉज एनएसए जनरल मुनीर से डायरेक्ट ऑर्डर्स लाएगा। अदरवाइज एनएसए वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करेगा, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर काम करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ऐसे जो फैसले लिए जाते हैं उसका जो इनसाइड, उसकी इनसाइट क्या है, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही तकलीफ होने वाली है। आप अभी देखना, आने वाले वक्त में आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज गोइंग टू अटैक यू। इंडिया का अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं है आपको अटैक करने का, माइंड यू, ये आपके मन की सोच है। और उसी के चलते बयान भी है सर, उसी के चलते बयान भी है। ये बड़ा हथियार कहाँ उठाया सर? ना हथियार उठाया ना बयान दिया। हमने कहा आतंकवादियों का सफाया करना है। अब आतंकवादियों के नाम पे पाकिस्तान ऐसे शहनाइयां और तैयारियां कर रहा है लड़ाई की, और आप अमेरिका के पास जा रहे हो कि शांत कराएं।
क्यों भाई? आप मतलब फिर तो आप ऑफिशियली अपना नाम पाकिस्तान से आतंकिस्तानी रख दो। यू आर बिहेविंग लाइक एम्बेसडर। आपको कोई शक है मेजर तूर? आपको कोई शक है? दोनों सिनोनिम्स की तरह ही देखे जाते हैं, ऑफिशियली पर्यायवाची ही बन गए। ये मुझे कोई गलत, इसमें कोई गलत है, पर्याय ही बन गए हैं वो। मैं एक बार जरा खबर और बता देती हूँ कि पाकिस्तान को कैसे हमले का डर सता रहा है। ये हम बार बार बताते भी हैं क्योंकि जो बयान आ रहे हैं और जो मूवमेंट हो रहा है, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट पर 25 जेट तैनात किए हैं। कराची एयरबेस पर ये लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। F-16 को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। ये सब कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा में 25 जेट्स तैनात किए गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या होगा, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारा स्क्रैम्बलिंग मूवमेंट इस वक्त हो रहा है। जनरल सिवाच, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो पूरी स्क्रैम्बलिंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, कभी हाँ, ये सुचिता डर ये है इनको कि भारत कब और कहां कैसे हमला करेगा। कराची एक वही है जो पोर्ट जहां पर 1971 में भी भारत की नेवी ने हमला करके पूरे कराची पोर्ट को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। इसी प्रकार से अब ये ग्वादर का जो पोर्ट बना है वो भी इनका एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। तो इनको सबसे डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत, और मुझे लगता है ये सोच विचार इनकी ये है, हो सकता है भारत के पास आज की तारीख में रफेल है जिसके पास कैल्प मिसाइल है, 500 से 600 किलोमीटर जा सकता है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अरेबियन सी के अंदर हम आके और इनके जो पोर्ट्स को कर सकते हैं। तो एक डर है, खौफ है। और क्योंकि अब इनको लगता है कि भारत आया 24 घंटे में, 36 घंटे में, मगर भारत ऐसा कोई जल्दबाजी में काम नहीं करेगा, सोच समझ के। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे में, डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि ये डिसाइड करेंगे भारत के चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ कब और कहां कैसे करना है। इसलिए मुझे लगता है कि अब इनको लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, जिस प्रकार से लाहौर है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है, ग्वादर पोर्ट है, कराची है, इनको ये एक लगता है कि हो सकता है कि भारत इन पे हमला कर दे और ये इनके एक एसेट है, इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखो, हाफिज सईद जो है उसकी भी जगह बार बार बदल रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर को कह रहे हैं, बार बार बदला जा रहा है कि कहीं ना कहीं को टारगेट ना किया जाए। तो लगता है पाकिस्तान में खौफ है, डर है। ये न्यूक्लियर हथियार की भी बात की है इन्होंने कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम इसका इस्तेमाल कर देंगे। इनको समझना चाहिए न्यूक्लियर हथियार जो है वो दीज आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे तो भारत के पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हम ट्राइड हैं, हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। अगर गलती पाकिस्तान ने की तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मेजर, जो बात आप कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, NIA का बहुत बड़ा खुलासा हाफिज सईद पर आज आया है। भारत के खिलाफ लश्कर आतंकी एक्टिव है, ये कह रहा है NIA। कोर्ट में NIA ने कहा है 26/11 मुंबई हमले का आरोपी हाफिज सईद तहव्वुर राणा की पेशी के दौरान ये NIA ने कोर्ट को जानकारी दी है कि हाफिज सईद कैसे अभी भी भारत के खिलाफ एक्टिव है। ये बहुत बड़ी खबर है। हाफिज सईद एक्टिव है, वो जानते हैं कि यहाँ पर तहव्वुर राणा के खिलाफ एक जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो भारत के कानून के हिसाब से हो रही है। तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। उस कोर्ट में NIA ने कहा है कि हाफिज सईद अभी भी एक्टिव है भारत के खिलाफ। अब मैं सूद साहब आपसे पूछती हूँ, जरा इनके सूद जी को ले लीजिए। सूद साहब, इसमें कोई हैरानी नहीं है, इसीलिए बार बार मूवमेंट हो रहा है, इसलिए बार बार चेंज किया जा रहा है, इसीलिए सिक्योरिटी दी जा रही है हाफिज सईद के मूवमेंट को लेकर। देखिए इससे देखिए इस टाइम पे पाकिस्तान की जो अटेंशन है कई तरफ है। सबसे पहली अटेंशन उनकी है अपने मिलिटेंट्स को बचाने की, उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अटेंशन दे रहा है वो दे रहा है POK की तरफ, गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ। लेकिन मैं आपको एक गारंटी से बात कह दूं कि हाफिज सईद के दिन पूरे हो चुके हैं। जहां मर्जी रख लें, जैसे मर्जी रख लें, अननोन गनमैन आएंगे उनको मार देंगे। एक दूसरी बात, अब यहाँ पे बहुत सी बात हो रही है कि पाकिस्तान ने अपना NSA बना दिया। देखिए पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और NSA बनना उनका कोई हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन अब यहाँ पे जो बात हो रही है तख्ता पलट की, देखिए तख्ता पलट तो पाकिस्तान के अंदर होगा नहीं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। देखिए तख्ता पलट कब होता है? जब आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है तब तख्ता पलट होता है। आप चाहे 71 वार से पहले का लगा लीजिएगा, चाहे आप कारगिल के वार के बाद लगा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कमजोर है और इस टाइम पे आसिफ मुनीर
अगर आर्मी रूल लगाएंगे तो उनपे बहुत से लोगों कंट्रीज का सैंक्शन लग जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी। वो वार करेंगे, वार करना पड़ेगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। और इस टाइम पे जो सारा ब्लेम जाएगा वो जाएगा शहबाज शरीफ के ऊपर। तो तख्ता पलट की क्या जरूरत है? शहबाज शरीफ तो बेचारे वैसे अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि तख्ता पलट की जरूरत ही नहीं है, ब्लेम सारा जाएगा शहबाज पर, और वहां पर काम तो हो ही रहा है सेना का। नहीं, मैं एक बार जरा बता देती हूँ। एक मिनट डॉक्टर, ये जो सईद इलाही साहब हैं, पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, पीएमएलएन के मंत्री भी रह चुके हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ सईद जी, ये जो आज बात खबर आई है एनएसए को लगा दिया गया, एनएसए को वहां बना दिया गया आईएसआई चीफ को, आपसे पूछ रही हूं आईएसआई का कंप्लीट टेक ओवर हो गया है क्या पाकिस्तान में? अब वही चलाएंगे, आर्मी चलाएगी, शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं। देखिए, गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करना होते हैं, क्योंकि अभी जो ये वाकया हुआ है पहलगाम में, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें, सजा दें, और जो लोग उनके वहां सेल्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, उनको खत्म करें। वाह सर वाह, उल्टी गंगा बहाना इसे कहते हैं सर। वाह भाई वाह, उल्टी गंगा बहाना। आतंकी पैड, आतंकी लॉन्च पैड यहाँ मौजूद है। आप कुछ भी बोलते हैं सर इलाही साहब। नहीं, आप कुछ भी बोलते हैं। मैं आपसे एक सेकंड मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंदुस्तान में नहीं, ये कौन, ये मनगढ़ंत कहानियां कौन इन पर भरोसा करता है? आपके अपने नेता को तो, आपके अपने नेता को साइडलाइन कर दिया है। शहबाज शरीफ को कोई नहीं सुन रहा है वहां पर। शहबाज शरीफ को, एक सेकंड करने से, शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया है कि नहीं किया है? एनएसए को आधी रात को बनाना आईएसआई चीफ को, इसका मतलब क्या है? शहबाज शरीफ कोई फैसला नहीं लेंगे अब। आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी एडवाइजर हमेशा आर्मी से होता है। तो कितने साल कहा था वो एडवाइजर? 22 से कहा था। देखिए, 22 से कहा था। सिक्योरिटी एडवाइजर वही होता है जिससे इंटेलिजेंस मामलात का इल्म हो, ऑन ग्राउंड वाकयात का इल्म हो। सर, गैर मुल्की जो मुदाखलत होती है, इलाही साहब आपको ये मानना पड़ेगा शहबाज शरीफ साइडलाइन हो गए। साइडलाइन। इलाही साहब, एक मैं आपके जरिए मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक संदेशा देना चाहता हूँ। इंडियंस आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। हम बलिदान देने को तैयार हैं, पर ये आतंकवादियों का कैंसर अब खत्म होगा। प्लीज गो टेल दिस इन योर पार्लियामेंट। इसके खिलाफ है। हम मरने मिटने को अब तैयार हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। सबसे बड़ी जंग तो पाकिस्तान और अब सर को कलम करेंगे हम, देखना। ईरान बॉर्डर पे जितने दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तानी सर, आप सबको दहशतगर्द बना दीजिए। सबको दहशतगर्द बनाएंगे। बलोचिस्तान के लड़ रहे वो दहशतगर्द है, हिंदुस्तान में वो दहशतगर्द है। सब आप सबसे बड़े संत हैं, बाकी सब दहशतगर्द हैं। इलाही साहब, बड़ी खबर बता रही हूँ, एक मिनट। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की लोकेशन मिली है तल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में। आसिम मुनीर दिखे, अब ये भी खबर है। सोचिए सर कि आसिम मुनीर का दिखना भी खबर बन गया है, इसीलिए क्योंकि जब से भारत के हमले का डर सता रहा है, आसिम मुनीर गायब है। वहां की आवाम, वहां के चैनल्स में चर्चा हो रही है कि आसिम मुनीर कहां है, उनकी तस्वीर नहीं नजर आ रही है। एक तस्वीर जारी करनी पड़ी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, ये दिखाने के लिए कि वो देश छोड़कर नहीं भागे। ये तस्वीर के जरिए जारी किया गया। अब खबर आ रही है कि उनकी लोकेशन मिली है। ये सही ने बोला है कि प्रोपेगेंडा चला दो, वो वाकई छुपा हुआ होगा। ये आसिम मुनीर जो ये छुपा घूम रहा है, अब इसको डर है कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक इसके ऊपर होगी सर। इसका जो मिसाइल, जो इसकी लोकेशन जैसे ही भारत को पता चलेगी उस टाइम पे स्ट्राइक होगी, इसीलिए ये बंकर टू बंकर इसको छुप रहा है। और इसीलिए हमने न्यूज में नहीं देखा, इतने दिनों से ये गायब था, और आज पाकिस्तान को ये जानबूझ के मजबूर था पाकिस्तान उसकी इसको रिपोर्ट देने के लिए कि वो जिंदा है और वो अपने ट्रुप्स के साथ है। बट बॉटम लाइन ये है, आपको भी समझना चाहिए, आप भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान में आप मिनिस्टर रह चुके हैं, कि कोई भी आर्मी चीफ जो होता है वो इस तरीके से भागता फिरता नहीं है। तो मुझे लगता है इलाही जी, आपको तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आसिम मुनीर की लोकेशन मिल गई। आप लोगों को तो खुद ही नहीं पता था कहाँ है। नहीं, लेकिन ये आसिम मुनीर, ये तो चर्चा पाकिस्तान में चल रही थी। कर रहा है 4 दिन से, जो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। तो प्रोपेगेंडा मौजूद है, बना दिया है ना DGISI को, NSA
तैयारी कर रहा है, इलाही साहब अगर ठीक कह जो रहे हैं। धमकियां देखो मिल रही हैं देखो उसकी चीजों तैयारी को की ठीक जा से रही ले है। लेते हैं। इलाही साहब मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। वो स्टेटमेंट एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, फिर रिपीट कर दीजिए कि जो भी टेररिस्ट कैंप है वो भारत की टेरिटरी में है, क्योंकि हम भी कह रहे हैं पीओके में है जो हमारी टेरिटरी है, और उस टेरिटरी पर अरे इलाही साहब सुन तो लो, अरे आपके फेवर में बोल रहा हूँ, अरे जनाब मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ, मैं आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। अरे आप समझिए, आप क्यों बौखला रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि वो हमारी टेरिटरी है, हम उस टेरिटरी में जाकर क्या करते हैं हम पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। और एक बात बता दूं कि अगर जो आप वॉर डिक्लेयर कर बैठे हुए को इंडिया आप पर कर रहा है, चलिए जी अब कर रहा है, जाइए आप कहां जाएंगे, हम नहीं सुनने वाले, अमेरिका के पास जाएंगे, हम नहीं सुनने वाले, यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं। अरे इलाही साहब, हम शहीद होने को तैयार हैं और हम आ रहे हैं, चाहे हमारी घर पे बैठी औरतें विधवा हो जाए या बच्चे अनाथ हो जाए, हम अपनी जान देने को तैयार हैं और हम अब आपके लिए आ रहे हैं। मैं एक बात आरजू, एक खबर बता देती हूँ, उसके बाद आती हूँ। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ऑपरेशन के लिए तैयार है। थल सेना और वायु सेना के ऑपरेशन के लिए ये तैयार कर दिए गए हैं। अब ध्रुव को ऑपरेशंस के लिए क्लियर कर दिया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये ध्रुव, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसको, ये बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर मेजर जनरल कह रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है, इनको कॉम्बैट रेडी कहा जा रहा है अब, यानी कि अब कॉम्बैट रेडी, इनको उतारने के लिए तैयार है भारतीय सेना। और ये वेपनाइज्ड हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर की तरह काम करता है ये, और ये टोटली भारत में बना है। पाकिस्तान में आज तक एक भी वेपन प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान ने नहीं बनाया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वज्रा K9 सेल्फ प्रोपेल्ड गन, ध्रुव हेलीकॉप्टर, टैंक्स, हमारा लाइट टैंक भी हमारा बन रहा है। तो इस तरीके की हमारी जो MR-SAM, इसको मिसाइल्स का भी हमारा निरीक्षण हो चुका है। तो अभी एक ऐसा दौर आ रहा है भारत का कि पाकिस्तान भारत के वेपन सिस्टम्स को देखेगा, और हमको अमेरिका की तरफ, हमको टर्की की तरफ, चाइना की तरफ, आप जो लोग इसको भागे जाते हैं चाइना और टर्की की तरफ, बिकॉज मेरे पास फिगर्स हैं, ये वेपन प्लेटफॉर्म आपकी आर्मी में जो है 45% चाइनीज है, 20% यूएसए के हैं, और अभी आप टर्की से ले रहे हैं। और इस सब के बीच ये खबर आ रही है कि हमने अपने ध्रुव कॉम्बैट रेडी कर दिए, यानी कि उनको क्लियरेंस मिल चुकी है, वो कॉम्बैट के लिए तैयार है। एक और खबर दूंगी आरजू, उसके बाद आती हूँ। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने जो संदेश दिया है, भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यूएस रक्षा मंत्री हेगसेथ ने यह बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका स्टैंड्स विद इंडिया। अब आरजू, आप लोग भले ही जाएं और वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति से गुहार लगाएं कि डीएस्केलेशन करिए, लेकिन अमेरिका स्टैंड्स विद इंडिया ये संदेश दे रहा है, वो ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है। ये इस वक्त अच्छा नहीं है, और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है अगर ये अच्छा नहीं है आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी बात भी तो सुचारिता आप बताइए ना, कि वो कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो सिचुएशन को खराब ना करें। लेकिन जाहिर है वो उनका मतलब यही है कि मजीद सिचुएशन को खराब होने से रोका जाए। मैं यहाँ पे बस एक सेकंड और लूंगी। तूर सर से मैं कहूंगी कि सर, हम चाहते हैं कि आप सब लोग खैरियत से रहें, आप सबका साया अपने घर वालों के सर पे रहे। बिल्कुल सर, इस वक्त डिबेट में या कहीं पर भी मेरा ख्याल है इस किस्म की बुरी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, बिकॉज आप लोग सब इम्पोर्टेंट है। नहीं सर, आरजू सीधी बात ये है, और हम आज तक यही बोलते आए थे, हम आज तक यही बोलते आए थे। अब बस आरजू शायद आप इस जो पूरा हमला हुआ उसके बाद देश के मूड को समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि इस तरह का हमला पाकिस्तान झेलता नहीं है, पाकिस्तान लगातार करता है, और इसीलिए ये इस हमले के बाद जो देश में इस वक्त माहौल है उसको समझने के लिए आपको भारतीय होना जरूरी है। वो आप नहीं है, इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी नहीं, और इस बार अपनी जिस तरह कारगिल में लाशों को आपने डिसोन किया वो भी नहीं चलेगा, अपने लोगों को भी आप बॉर्डर पर रोक रहे हैं, उन्हें भी नहीं जाने दे रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। वो तस्वीर आपकी साफ नजर आ रही है। बिल्कुल
ये नारा है हमारा। ये क्लियर संदेश है मुझे लगता है इसी के साथ, क्योंकि इलाई जी भी वहां बैठे हुए हैं। लेकिन इलाई जी प्लीज बताइए अपने शहबाज शरीफ को जाकर कि अब उनकी चलने नहीं वाली है। उनको वो तैयार बैठे हुए वो तैयार बैठे हुए हैं कुर्सी छोड़ने के लिए, सेना को कुर्सी देने के लिए, वो इसके लिए तैयार बैठे हैं। बड़े भाई की बात, सेना को कुर्सी गिफ्ट करने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।